हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज से हमारी त्रिशूल सीरीज़ फॉर CAFM 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट जो है, जो काफ़ी सारे बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। यार देखो, इसकी हम कवरेज की बात कर ले तो 100% ऑफ जो आपका ICS है का स्टडी मटेरियल है दैट विल बी कवर्ड। जो हमारा CA फॉर 60 मार्क्स है एंड FM जो हमारा 40 मार्क्स का है, इसके कुल मिला के 19 चैप्टर्स हैं। यार देखो, मेरी क्या दिल है कि मैं पहले CA एंड FM दोनों को पैरेलली आगे करूं। ऐसा नहीं करूंगा कि पहले CA के सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए एंड देन FM पे आते हैं। मेरी दिल ऐसी है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या चाहिए, कि पहले मैं CA पूरा का पूरा हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा का पूरा खत्म करूं एंड उसके बाद में FM चालू करूं, या दोनों को पैरेलली कंटिन्यू करना है। मेरी दिल तो देखो हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि दोनों को पैरेलली चालू करते हैं। पैरेलली दोनों के मैं चैप्टर्स पोस्ट करता रहूंगा। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेसन नंबर 1। यार देखो, ये चैप्टर समझने के पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो हमने 11th-12th में अकाउंट्स के फॉर्मेट यानी कि हमारा P&L एंड बैलेंस शीट समझी थी। हमने कैसा देखा था? हमने ऐसे फॉर्मेट देखे थे, डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड, यहाँ हमारी इनकम्स आ जाती थी, यहाँ हमारे एक्सपेंसेस आते थे P&L में, फिर हमारा नेट प्रॉफिट आता था जिसको हम कैपिटल में बैलेंस शीट में प्लस कर देते थे। बैलेंस शीट में क्या था? लेफ्ट साइड में हमारे कैपिटल, फिर यहाँ पर लाइबिलिटीज, राइट साइड में आता था हमारा एसेट। इसके लिए हम राइट साइड को एसेट साइड बोलते थे एंड लेफ्ट साइड को कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड बोलते थे। ये हमारा बेसिक जो हमने 11th-12th से पढ़ रखा है, ऐसा फॉर्मेट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। लेकिन क्या कंपनीज एक्ट इस चीज़ को अलाउ करता है? नहीं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है एंड P&L। कंपनी लॉ हमें प्रिस्क्राइब करता है एक वर्टिकल फॉर्मेट। वो हम कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम उसे पढ़ेंगे एंड फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में हम उसको खोद कर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसकी प्रैक्टिस करेंगे। विथ दिस बीइंग सेड, हम अपने सारे के सारे लॉजिक को समझने के लिए इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट हम कई बार अपन 11th में 12th में पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मेट को हम कई बार देख चुके हैं एंड अकाउंट्स में हम इस फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर CA का सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू आवर डियर क्यूट अकाउंटिंग। या देखो, अकाउंटिंग किन लोगों को करने की जरूरत पड़ती है? हमारा मॉड्यूल कहता है बिजनेस एंटिटी को, जो भी एक बिजनेस एक्टिविटी कर रही है उनको करने की जरूरत पड़ती है। और किस टाइप के बिजनेस एंटिटीज हो सकते हैं? बिजनेस एंटिटी ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का पहला वाला क्वेश्चन होता था, अगर आपको 11th याद है तो। इफ़ यू नो यू नो। पहला सबसे बड़ा टाइप इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक सोल ट्रेडर अगर एक बिजनेस कर रहा है इन इज ओन नेम, इन इज पर्सनल कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन वही एक पार्टनरशिप में कुछ लोगों को साथ में मिलकर कर रहा है तो इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के देखो 3 टाइप थे, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, एक जनरल पार्टनरशिप दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड LLP। कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फ्रेंचाइजीज। देन आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विथ अ शेयर कैपिटल एंड एन अनलिमिटेड कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल। या मतलब हम देखते हैं कि यार बिजनेस कोई भी एंटिटी टाइप की कर सकती है, जो हम लोग आज तक पढ़ चुके हैं, वेदर दैट बी अ सोल पर्सन। अगर 2-3 पर्सन मिलकर साथ में कर रहे हैं तो एक वही पर्सन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेशन बना दे तो भी, या किसी और का बिजनेस हम चला रहे हैं एज अ फ्रेंचाइजी ओनर, इवन दैट इज अ बिजनेस। कंपनी मतलब सारे टाइप्स की कंपनी, whether that be limited companies or unlimited companies with or without share capitals, all the permutations are covered. चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 थोड़े थियरी टाइप्स के चैप्टर हैं। इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर नॉट टू बी एक्सपेक्टेड। तो मतलब भैया इग्नोर कर दें? बिल्कुल भी मत करना। ICSA का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए देखो, मैं कवर तो सब कुछ करवा रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 नहीं होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। या देखो, चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब भी देख लेते हैं। अकाउंटिंग का मतलब देखो, अकाउंटिंग हमारे सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस पे बेस्ड है। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग मतलब क्या बोलता है? अकाउंटिंग हमें सिंपल सा चीज़ बोलता है, पहले तुम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, उन्हें प्रॉपरली क्लासीफाई कर दो। क्लासिफिकेशन कैसे होगा हम आगे जाके देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के बाद प्रॉपरली उन्हें समराइज कर दो, ताकि यूजर उनसे अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स के थ्रू अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल पाए एंड रिपोर्टिंग कर दो। कहाँ पर करो? यार कई सारी अथॉरिटीज़ है। कंपनी लॉ में बोलता है MCA को हर साल के फाइनेंशियल जाने चाहिए, सेबी बोलता है फाइनेंशियल मुझे भी भेज दो। हर जगह रिपोर्टिंग हो सकती है।
अकाउंटिंग का प्रॉपर डेफिनेशन अगर अपन देखें, अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज अकाउंटेंसी मीन्स द मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज सच एज बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस। हर एक तरीके की फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग को अकाउंटिंग बोला जाता है। हमारी AICPA जो हमारी US CPA की अथॉरिटी है, उनके हिसाब से हमारा अकाउंटिंग क्या होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions events which are in part or at least of a financial character, only the transactions which are in money nature, only उन्हीं को हम अकाउंटेंसी में इंक्लूड करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट। देखो अगेन इट इज अ थियरी क्वेश्चन। नाउ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग की कुछ एट्रीब्यूट्स। या देखो अकाउंटेंसी एक आर्ट है, अकाउंटिंग जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली क्लासीफाई, समराइज एंड रिपोर्ट करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ट जिसमें आप अपने यूजर्स को प्रॉपर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं एंड दे कैन फ्रीली ड्रॉ देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होंगे। इसमें बच्चे बहुत गोल गोल घूमते हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ दिस इज मी एंड नाउ दिस इज माई गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को मेरे बर्थडे के दिन पे एक 35,000 की एक राडो की वॉच गिफ्ट की। इज दिस अ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स? सोच के वीडियो पॉज करके मुझे आंसर चाहिए। सोच के वीडियो पॉज करके मुझे आंसर चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली अ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स। जस्ट बिकॉज मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ पे नहीं किया, दैट डज नॉट मीन कि ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स नहीं है। लेकिन चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ दिस इज मी एंड दिस इज माई गर्लफ्रेंड। मेरी गर्लफ्रेंड हो गई बीमार, मैंने डेली उनको एक हफ्ते तक खाना पहुंचाया, उन्हें डॉक्टर के विजिट्स पर लेके गया। नाउ इज दिस अ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स? इट्स नॉट। हाउ कैन यू मेजर समवंस अफेक्शन? यू कैन नॉट मेजर एनीवंस अफेक्शन। यार देखो, पता नहीं क्यों बच्चे समझते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री में दी गई है या फ्री में ली गई है, इट इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स, इट इज़ एब्सोल्युटली अ ट्रांजैक्शन इन मनी। मनी टर्म्स क्या बोलता है? एक चीज़ को अगर आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स। लेकिन एक पर्सन की लव एंड अफेक्शन, एक पर्सन का कंसर्न को आप कैसे मेजर करोगे मनी के टर्म्स में? हर एक चीज़ जो आपको फ्री में मिली है ना, आपने बिजनेस में फ्री में दी है, वो सारी की सारी अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज दे आर ट्रांजैक्शंस इन मनी टर्म्स। लेकिन आपकी जो लव एंड अफेक्शन है, आपका ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशन रिलेटेड है, उन चीज़ों का मनी बेस में मेजर ही नहीं कर सकते हो। ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी एक सिंपल बात बोलता है, क्या आप चीज़ को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो? मुझे जो राडो की 35,000 की वॉच मिली, यार वो तो 35,000 की है ना, मैं उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ। मैं आगे जाके चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने इमोशंस को मेजर करके आगे जाके बेच सकता हूँ? नहीं। दे कैन नेवर बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। इसके लिए दे आर नॉट अ ट्रांजैक्शन इन मनी। ठीक है जी। इट रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ठीक है यार, अभी हम बोल रहे हैं कि मनी में ही तो सारे के सारे टर्म्स रिकॉर्ड होने चाहिए, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर इज ऑफ मैंडेटरी नेचर। हम ये सारी झोल झपाटा कर ही क्यों रहे हैं? ताकि द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन ड्रॉ अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स। दे कैन इंटरप्रेट कि यार कंपनी या अपनी कॉर्पोरेशन कैसा कर रही है। कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विथ रैशनल डिसीजन मेकिंग करने के लिए डेटा। आप अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। जितने भी कंपनीज हमारे NSE, BSE पे लिस्टेड हैं, वो सारे के सारे क्वार्टरली हमारे सारे के सारे इन्वेस्टर्स एज वेल एज रेगुलेटर्स को अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर वॉट आई आस्क? फॉर वॉट पर्पस? क्या अकॉम्प्लिश होता है? या देखो इन्वेस्टर्स तो ये अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि उनको वेदर दे वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड इन द कंपनी और नॉट। वो अगर चाहें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख के ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या कंपनी अपने जितने भी रेगुलेटरी पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स डाली गई है, क्या वो चीज़ें पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स सच एज ओनर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। Various outcomes of business activities such as cost, price, sales volume, value under the ownership and return on investment are measured in the accounting process, जो सारे के सारे यूजर्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है जी। अकाउंटिंग करते हैं तो हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके क्या होता है, हम उनकी रिजल्ट निकाल लेते हैं। यानी कि जितनी भी हमने फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की है उनका रिजल्ट क्या है, अगर प्रॉफिट है तो कितना है, अगर लॉस है तो कितना है। यही चीज़ें करके तो हम अपनी एक्शंस को चेंज करके रिजल्ट को चेंज कर पाएंगे। अगर समझो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ एंड मैं मेरी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, तो एक तो प्रॉब्लम है
कि मुझे याद भी तो नहीं रहेगा मैंने कौन सी ट्रांजैक्शन किन किन के साथ एंगेज की थी। एंड जब साल के एंड में मुझे प्रॉफिट निकालना रहेगा मेरे बिजनेस का, मैं कैसे निकालूंगा? तो यार पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि अपने यूजर्स को रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना, सिस्टमैटिकली सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनकी रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, और सर्टनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कि हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियली औकात कितनी है, मतलब हमारी बैलेंस शीट कहाँ स्टैंड करती है। फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस की मतलब उसके एसेट्स एंड ओनिंग यानी कि लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज एट अ सर्टन डेट। इसको हम आगे जाकर ये पॉइंट को एट अ सर्टन डेट को हम आगे जाकर बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस की स्टेटमेंट एज एट अ गिवन डेट हमको दिखाती है कि हमारे बिजनेस की असल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। एंड हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कि हमारे बिजनेस के पैरामीटर्स क्या हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने की हालत में हैं या नहीं है। या फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ हम अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को भी यूजिंग हमारे पीएनएल एंड बैलेंस शीट, हमारे अकाउंटिंग को हम यूज़ करके हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एंड सॉल्वेंसी के ऊपर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यार देखो इस टॉपिक में यार देखो यूं तो इसको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में समझाया जा सकता है, लेकिन बुक कीपिंग मतलब देखो बुक्स बनाना एंड अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग करना। वाओ भैया क्या बात बताइए। सुनो, बुक कीपिंग मतलब एक बुक में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को लाइन बाय लाइन नोट डाउन कर लेना। मतलब अगर एक बिजनेस ने 300 ट्रांजैक्शंस एक फाइनेंशियल ईयर में या किसी अकाउंटिंग ईयर में करी हैं, तो बुक्स में सारे के सारे वो 300 के 300 ट्रांजैक्शंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सारी की सारी लिख दी जाएंगी। लेकिन अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स में यानी कि इन सारे ट्रांजैक्शंस को इन फॉर्म ऑफ जर्नल्स, इन फॉर्म ऑफ लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट में प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाएगा ताकि एक यूज़र अपनी फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन कर पाए। अगर एज अ यूज़र मैं आपको ये 300 ट्रांजैक्शन दे दूंगा कि भाई पढ़ो और जो कंक्लूजन निकालना है निकालो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इन ट्रांजैक्शंस को। किसी भी यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने सारे 300 ट्रांजैक्शंस पढ़ता बैठे। जब हम पे सेबी ये रिक्वायरमेंट लगाता है कि हमारी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एंड हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देनी होती है, दे एक्सपेक्ट दिस नॉट द बुक कीपिंग वाला डेटा, क्योंकि यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पढ़ता बैठे। एंड मोर ओवर 300 ट्रांजैक्शंस का तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया। आरआईएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड हैं उनकी तो 300 हज़ारों में ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, उनकी तो हज़ारों लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। एक यूज़र इंटरप्रेट कैसे करेगा उन्हें? अकाउंटिंग हमें बोलता है कि यार देखो बुक कीपिंग में आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया है उन्हें प्रॉपरली आप समराइज करो, क्लासीफाई करो एंड अपने यूजर्स को पढ़ने के लिए दे दो, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड दे कैन ड्रॉ अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स ऑफ दैट। तो देखते हैं अभी हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का प्रॉपर डिस्टिंक्शन जो हमारे मॉड्यूल में मेंशन्ड है। द आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। जो हम बुक कीपिंग में ये ट्रांजैक्शन का समरी बनाते हैं, दिस इज द इनपुट फॉर आवर अकाउंटिंग। एंड यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, अजी ठीक है। द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस, नथिंग मोर। लेकिन द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड रिपोर्ट इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। यहाँ पर तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन का हिसाब रख रहे थे, बुक कीपिंग में तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस का हिसाब रख रहे थे, लेकिन उन्हें रिपोर्ट एंड उन्हें प्रॉपरली क्लासीफाई प्रिपेयर तो हमारा अकाउंटिंग ही कर रहा था। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। बुक कीपिंग जनरली जूनियर स्टाफ करता है। जनरली एक जूनियर स्टाफ जिनको सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम मिलता है, जनरली बुक कीपिंग कर लेते हैं। एंड इसका कंप्लीटली उल्टा, अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ अकाउंटिंग डेटा पढ़ता है, वो बुक कीपिंग डेटा पढ़ता भी नहीं है। अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ, ठीक है जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ गिवन फाइनेंशियल पीरियड, वेदर दैट बी अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, जो भी आपकी कंट्री फॉलो करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इन्वॉल्व हो जाता है। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग, बिकॉज बुक कीपिंग के बिना तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है ना। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए बिना उन्हें समराइज कर ही नहीं सकते हैं। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए बिना उन्हें समराइज कर ही नहीं सकते हैं। बुक कीपिंग इज एन एक्ट जहाँ पर आप सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड फिर उनके बाद उनके प्रॉपरली हम अकाउंट्स बनाते हैं, हम जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंसेस, पीएनएल्स एंड बैलेंस शीट बना देते हैं। नाउ दैट इज अकाउंटिंग एंड दिस इंक्लूड्स बुक कीपिंग, बिकॉज बिना बुक कीपिंग अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो बुक कीपिंग अगर मैं बोलूँ इज अ स्टेप नंबर 1 ऑफ द ट्रांजैक्शन, स्टेप नंबर 2 इज अकाउंटिंग।
तो क्या ये बोलना सही होगा? अजी बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारे मॉड्यूल में क्यूट सा छोटा सा टॉपिक दिया है कि ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग साइकिल क्या है, यानी कि पहले क्या होता है। पहले तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ? हमारे बुक्स में। पहले तो हम प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रांजैक्शन जाती है जर्नल में, फिर वो लेजर में जाते हैं, उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं, एंड ईयर एंड पे क्लोजिंग एंट्रीज करने के बाद ही फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, सब के सब उसके बाद आफ्टर द क्लोजिंग एंट्री ही पास होते हैं। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू सम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में देखो सबसे पहला हमने देखा था, अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हो सकती है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हो सकती है दैट आर इन मनी नेचर। हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की अकाउंटिंग करते हैं जो मनी नेचर में होते हैं। तो चलो ठीक है यार, देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का मतलब क्या है। ट्रांजैक्शन मतलब आपका और मेरा एक सिंगल ट्रांजैक्शन करना, यानी कि तो यार देखो उसका सिंपल सा मतलब है, अभी मैं आपको मैकबुक के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन अ मैकबुक। अगर मैं मेरे 1 लाख का मैकबुक किसी और पर्सन को 1,40,000 रुपीज़ में सेल कर देता हूँ, 1,40,000 में इफ़ आई सेल माई मैकबुक एंड मेरा कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, मेरा टोटल मिला के प्रॉफिट आया 40,000। हमारी ट्रांजैक्शन ऑफ सेलिंग टू अनदर पर्सन माई मैकबुक इज अ ट्रांजैक्शन, एंड जो उसका कॉन्सिक्वेंस है 40,000 का प्रॉफिट, इट इज़ एन इफेक्ट, इट इज़ एन इफेक्ट। बच्चे पता नहीं क्यों इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों इन में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। ट्रांजैक्शन मतलब वो सारे के सारी चीज़ें जो आप इन अ बिजनेस कर रहे हैं, एंड इफेक्ट मतलब उनका कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आपने साल भर में लोगों से माल परचेज किया, माल बेचा, दे आर ट्रांजैक्शंस, लेकिन उसका नेट इफेक्ट यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस इज योर इफेक्ट, योर इवेंट, सॉरी। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन इट मीन्स एन इवेंट और अ बिजनेस एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन पार्टीज। यार देखो ये मनी के टर्म में भी हो सकती है एंड अदर देन मनी के टर्म्स में भी हो सकती है। ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल इज परचेज ऑफ गुड्स वुड इन्वॉल्व रिसीविंग ऑफ मटीरियल एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट और क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन टू पे द सप्लायर ऑन अ फ्यूचर डेट। यानी कि इसमें सारे के सारे करंट मनी ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, बोथ ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड। या तो आप सामने वाले को कैश बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो या एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि मैं तेरे को आज नहीं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ ट्रांजैक्शन। इवेंट मतलब एन इवेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंसिडेंट दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। अकाउंटिंग के सेंस में देखें तो इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। अगर मैंने मेरा 1 लाख रुपीज़ का मैकबुक किसी पर्सन को 1,40,000 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो ट्रांजैक्शन विल बी मी सेलिंग द पर्सन 1,40,000 रुपीज़ का मैकबुक एंड द इफेक्ट विल बी 40K रुपीज़ का प्रॉफिट। क्या चीज़ें सेल हो सकती है? देखो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे एसेट्स बना रहा है या हमारे लाइबिलिटीज़ को कम कर रहा है, ऐसी चीज़ें जो हमारे एसेट्स को बढ़ा रहा है, ये हमने CCET में पढ़ चुके हैं। दिस इज समथिंग जो हम CCET में गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे एसेट्स क्रिएट कर रहा है या हमारी लाइबिलिटीज़ को कम कर रहा है। इट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अक्वायरिंग एन एसेट, यानी कि आप यहाँ तो अपना फिक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं विच इज इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अ बिजनेस और इट इज़ यूज फॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो कैपिटल नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, जिनका बेनिफिट आपको एक फोर्सिएबल फ्यूचर में मिल रहा है एंड दैट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर रहे हैं या कोई फिक्स्ड लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम स्टेटमेंट, यार देखो बच्चे इधर भी कंफ्यूज होते हैं। इनकम स्टेटमेंट जितने भी हमारे NPAs, हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस होती है, जो हमारे NGOs होते हैं, जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडीज होते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड जो बिजनेस वाली बॉडीज होती है उनके P&L को अपन तो P&L ही बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस एंड लॉस इसका बिल्कुल उल्टा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कैश पेमेंट मिल जाता है। यानी कि मैं गया एक मेरे फ्रेंड के पास, मैंने बोला भाई कुछ सामान दिखा अच्छा सा, उसने मेरे को अच्छा सा एक हेलमेट दिखाया 10,000 का। मैंने बोला दोस्त है यार थोड़ा डिस्काउंट दे दे। उसने मेरे को बोला चल ठीक है 20% ऑफ ले ले। मैं बोला 8,000 सही है। मैंने बोला एक काम कर, अभी मैं तेरे को कैश इमीडिएटली पे कर दूंगा, एक काम कर 1,000 और हटा दे। ठीक है जी। तो उसने बोला 1,000 और हटा देता हूँ, बचे 7,000। मैंने उसको इमीडिएटली कैश दिया एंड वहाँ से मैं चला गया। 20% का जो डिस्काउंट उसने मुझे दिया, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। एंड 1,000 रुपये का पेमेंट जो उसने मुझे कैश जल्दी पे करने के लिए एज एन इंसेंटिव टू पे कैश क्विकली दिया, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट।
नाउ द डिलेमा हियर इज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि 10,000 का हेलमेट उसने मुझे कितने में बेचा, 8,000 में, आफ्टर 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, एंड 1,000 रुपये का मुझे उसने दिया कैश डिस्काउंट, जिसमें से उसको 7K रिकवर हुआ कैश में। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल की ट्रांजैक्शन जो होगी वो 8,000 पे रिकॉर्ड होगी, ना कि 10,000 पे। ऐसा नहीं होगा कि हमने हमारे बुक्स में 10K की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी फिर 2,000 का डिस्काउंट दिखा दिया, नहीं जी नहीं, वैसा नहीं होगा। हमारे बुक्स में ऐसा होगा कि हमने 8,000 की सेल करी है, फिर उसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट लगाकर हमें 7,000 रुपये रिकवर हुए हैं हमारे कस्टमर से, यानी कि मेरे से। अब इस बात में थोड़ी तो सच्चाई है कि इस टॉपिक में ट्रिक थोड़ी सी होती है, क्योंकि बच्चे इसमें पता नहीं क्यों इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से इंक्लूड से, जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST है, हमारा सेक्शन नंबर 15, उससे कोरिलेट करते हैं एंड वहाँ हमारे जाते हैं। दिक्कत ऐसी है कि हमारा GST सारे के सारे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट को अलाउ कर देता है। हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से दोनों के दोनों टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वेदर दैट बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों ही लेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है, कैश डिस्काउंट को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना पड़ता है। GST में सारे के सारे डिस्काउंट्स, कोई वहाँ पर ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि यार कैश डिस्काउंट की डिडक्शन हमको सेक्शन 15 में मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें दोनों टाइप के डिस्काउंट्स की डिडक्शन सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिल जाती है। बच्चे ये लॉजिक को वहाँ लगा देते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मतलब हम GST में भी ट्रेड डिस्काउंट की तो डिडक्शन दे देंगे लेकिन कैश डिस्काउंट की नहीं देंगे। अजी बिल्कुल मत करना, अजी बिल्कुल मत करना। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, GST को हमारे अकाउंटिंग से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ट्रेड डिस्काउंट को तो हमको बुक्स में नहीं दिखाना होता एंड कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखा देना होता है। ठीक है जी। हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा Q2 सा बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, वेयर एज हमारा P&L स्टेटमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझो मेरे पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, आई हैव 100 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स। लेकिन अगले दिन कुछ अनहोनी हो जाती है एंड सारे के सारे एसेट्स में आग लग जाती है। अगले दिन मेरे एसेट्स कम डाउन टू 50 करोड़। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ की आग लगने के बाद, 100 करोड़ के एसेट्स में आग लगने के बाद उन एसेट्स की नेट सेल वैल्यू बचती है ओनली 50 करोड़। ठीक है जी। अगले दिन, आज मेरी एसेट की वैल्यू 100, अगले दिन हो गई 50, अगले दिन हो गई 50। लेकिन समझो मैंने इसी अकाउंटिंग ईयर में 120 करोड़ कमाए, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा आग से? नहीं। मतलब ऐसा है कि अकाउंटिंग ईयर में जितना मैंने पैसा कमाया इट इज़ थ्रू आउट द ईयर, लेकिन मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इट इज़ ऑलवेज एट अ डेट, क्योंकि अगले दिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन भैया आग लगने का इम्पैक्ट अगले साल तो आएगा, हाँ वो अगले साल का इम्पैक्ट होगा, मेरे इस साल के P&L पे तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, मेरे करंट ईयर के P&L पे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दैट इज़ नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारा बैलेंस शीट इज़ एट अ करंट डेट, इज़ एट अ पर्टिकुलर डेट ओनली, लेकिन हमारा P&L इज़ थ्रू आउट अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे एसेट्स, हमारे क्यूट से एसेट्स which are owned by the business so that they can provide services or sell goods and earn revenue। ठीक है जी। Assets can be tangible and intangible। tangible मतलब जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। intangible मतलब हमारे ऐसे एसेट जो दिखते नहीं हैं, यानी कि गुडविल, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड इक्विटी एंड डिजाइंस। ठीक है जी। एसेट्स की एक और क्लासिफिकेशन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी जाती है, दैट इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए रखा जाता है, एंड नॉन करंट एसेट मतलब जिनको अदर देन शॉर्ट टर्म यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रखा जाता है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की चांसेस होती है। करंट एसेट्स में ऐसे गुड्स इंक्लूड होते हैं जो हमारे पर्पस ऑफ ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, यानी कि हमारा स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री, एनीथिंग ऑफ दिस नेचर, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट देते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लो। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हम अपने अगले चैप्टर में प्रॉपरली कैलकुलेट करने वाले हैं, एंड देख लो किसी के अंदर भी फिट आ गई तो चल जाएगा। यानी कि अगर हमारी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है एंड हमारा ईयर, फाइनेंशियल ईयर तो 12 मंथ्स का, यहाँ पर हमको 12 मंथ्स दिया हुआ है, तो एनी कमोडिटी जो 14 मंथ्स के अंदर सेल हो जाए इट इज़ अ करंट एसेट, क्योंकि यहाँ पर आइदर और की रिक्वायरमेंट है, या तो 15 महीने में कर दो या तो 12 महीने में भी कर दो। अगर दोनों में से किसी एक में भी फुलफिल हो गई तो इट इज़ अ करंट एसेट। ठीक है जी। अगर हमें कोई ऐसी हमारी इन्वेंट्री दी गई है विच इज़ हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन क्या अगर हम वैसा सोचें कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड बियॉन्ड द 12 मंथ्स एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, क्या वो करंट हो जाएगी?
अजी बिल्कुल हो जाएगी। इसमें तो पॉइंट नंबर 2 में तो कोई टाइम पीरियड दिया ही नहीं है। अगर कोई कमोडिटी आपने इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ सेल और बाय ड्यूरिंग द बिजनेस रखी है यार, वो तो आपकी ऑलवेज ही करंट एसेट है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो 12 महीने में सेल हो सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेल हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 में कोई टाइम पीरियड तो दिया ही नहीं है। ठीक है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि आपके कैश एंड आपके बैंक बैलेंसेस एंड, लेकिन देखो यहाँ पर छोटा सा कैच है। अगर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप अगले 12 महीनों तक इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपने किसी कोलैटरल अकाउंट में, जो हम कई बार सेबी के एक्ट के रेगुलेशंस में पढ़ते हैं कि प्रोमोटर्स को अपने किसी एक एस्क्रो अकाउंट में अपने पैसे रखने पड़ते हैं, अगर वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन है, दीज विल नॉट बी कवर्ड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड इनको नॉन करंट एसेट बोला जाएगा। ऐसे एसेट जो हमारे करंट नहीं है वो सारे के सारे एसेट्स आर नॉन करंट। करंट एसेट की सिंपल 4 परिभाषाएं, एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होनी चाहिए जिनके ऊपर कोई 12 महीने से ज़्यादा की रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, 12 महीने से कम की हुई चलेगा, अजी बिल्कुल चलेगा। विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ये सारी की सारी कंडीशंस एंड वाली कंडीशंस नहीं है, और है। यहाँ पर हमें और नजर आता है कि किसी एक कंडीशन में भी हमारा एसेट अगर फॉल हो गया, इट इज़ अ नॉर्मल सा करंट एसेट, एंड जो एसेट्स करंट एसेट नहीं है दे आर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी। व्हाट वी हैव नेक्स्ट। डेटर्स हमारे देखो 3 टाइप के होते हैं, गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स जिनकी रिकवरी में हमें डाउट है, एंड बैड डेट्स जिनसे हमें कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला। हमारे फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे एसेट जो है नहीं लेकिन दिख रहे हैं, मतलब fictitious assets are not assets at all because they are not represented by any tangible possession। यानी कि हमारे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये हमारे सारे के सारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, एंड ये एसेट होते ही नहीं है। एक बार सोच के बताना, क्या हमारा गुडविल फिक्टिशियस एसेट है? सोच के फटाफट आंसर करो, क्या हमारा गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? अजी बिल्कुल भी नहीं। गुडविल एक प्रॉपर हमारा इंटेंजिबल एसेट है, हमने ऊपर ही तो पढ़ा था। गुडविल, ब्रांड इक्विटी एंड एवरीथिंग इज अ इनटेंजिबल एसेट बिकॉज ये हम पकड़ नहीं सकते, ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन गुडविल इज अ प्रॉपर एसेट एंड इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेसेस। ठीक है जी। जो भी हमारे माइंस, क्वारीज, जितने भी हमारे माइनिंग के एरियाज होते हैं, क्वारीज होते हैं जहाँ से हम खोद कर कोई नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, एलपीजी, एनीथिंग वी आर एक्सट्रैक्टिंग, इट इज कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। दीज आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वी कम, एसेट्स हमने देख लिए, नाउ कमिंग एट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर जिनको आपको पे करना पड़ता है। देखो यार, एसेट्स आपको बेनिफिट देते हैं एंड लाइबिलिटीज आपकी एक ऑब्लिगेशन है जो आपको आगे जाकर मनी के टर्म्स में या मनी के इक्विवेलेंट टर्म्स में आपको सेटल करनी पड़ती है, यानी कि आपको पे करनी पड़ती है। करंट लाइबिलिटी सेम थिंग, which are expected to be settled in the normal operating cycle, held for the purpose of trading, which is due to be settled in the next 12 months। and ये तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ ली कि एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो ही नहीं सकता। कैश कभी भी आपका लाइबिलिटी साइड में आ ही नहीं सकता। ऐसी लाइबिलिटी जिनको आपको विद इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट के विद इन 12 मंथ्स पे करना है, दे आर कॉल्ड एज आर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखो यार 4 चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, ऐसी चीज़ें विच आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। ये तो 3 पॉइंट्स हमारी करंट एसेट वाली सेम की सेम हो गई। 4th पॉइंट बोलती है कि यार देखो, आपके पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए कि आप उसके पेमेंट को डेफर कर सको। आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं होना चाहिए कि आप उसकी पेमेंट को डेफर कर सको। कितने टाइम से? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। अगर आपके पास ऐसा राइट है कि आप विद इन द रिपोर्टिंग पीरियड की रिपोर्टिंग डेट से 12 मंथ से ज़्यादा के लिए डेफर कर सकते हो, तो इट इज़ अ नॉन करंट लाइबिलिटी। वो करंट नहीं है, वो आपके पास करंट लाइबिलिटी नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी सिंपल चीज़ है यार, जो करंट नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी यानी कि आगे जाकर समझो अगर मेरे कस्टमर्स मेरे पास आ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करके हमारी तबीयत ख़राब हो गई, अभी या तो आप मुझे कॉम्पेंसेशन पे करो या तो मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट में मिलता हूँ। दीज आर कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो कभी श्योर नहीं होती है कि कब खड़ी हो जाए, एंड अगर खड़ी हो भी गई हमें सर्टेनिटी नहीं होती कि उनकी लाइबिलिटी की पेमेंट में कितना पैसा लगेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल, जो कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इफ़ आई स्टार्ट अ बिजनेस, मेरे को थोड़ी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, वेदर दैट भी किसी लैंड में, किसी बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई जगह में खरीदूंगा, कोई ऑफिस खड़ी करूँगा, कुछ तो करूँगा ना। दिस इज ऑल कवर्ड अंडर कैपिटल। ड्राइंग्स मतलब एक बिजनेस ओनर जितना भी अपने बिजनेस से पैसे निकाल के जा रहा है, कोई गुड्स होने दो, कोई भी सर्विसेज होने दो, कुछ भी लेके जा रहा है फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स।
कैपिटल मतलब एक बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस में लाता है, इन्वेस्ट करता है। एंड ड्रॉइंग्स मतलब वो अपने बिजनेस से पैसे ड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है जी। नेटवर्थ यानी कि हमारे टोटल एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अगर हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे, दैट इज द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। क्रेडिटर मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको एक बिजनेस को पे करना है आगे जाकर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं जिससे आप बुक कीपिंग का आर्ट को कर सकते हैं। बुक कीपिंग के दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोर्सेज आर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग। हमें एग्जाम में कौन सा करना है? अजी डबल एंट्री करना है। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ बुक कीपिंग जहाँ पर सिर्फ आप अपने कैश कम एंड ज़्यादा होने एंड अपने क्रेडिटर्स एंड डेटर्स की हिस्ट्री रखते हैं। इन अदर वर्ड दिस सिस्टम में भी जहाँ पर आप कोई भी टाइप के सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स एंड अकाउंट्स नहीं रख रहे हैं। इन केस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आप क्या करते हैं? बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। लेकिन इन दिस सिस्टम फर्स्ट अ ट्रांजैक्शन इज मेड टू द डेबिट ऑफ द अकाउंट एंड सेकेंड एंट्री इज टू द क्रेडिट ऑफ सम अकाउंट। ये होता है हमारा नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ पर सिर्फ अगर हम किसी को कैश पे कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमारा कैश कम हो गया। हम किसे पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, कुछ भी हम डेबिट में नहीं डालते। हमने सिर्फ क्रेडिट में डाला है कि हमारा कैश कम हो गया। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जहाँ पर हमारे लूका पैसियोली सर ने ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग निकाला, जहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। अगर मैं कैश पे कर रहा हूँ किसी को, किसी पर्पस से पे कर रहा रहूँगा, तो उस पर्पस को डालो डेबिट में एंड कैश कम हो गया उसको टू कैश करके क्रेडिट से कैश अपना कम कर दो। दिस इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारा कंपनी लॉ मैंडेटरली हमें रिक्वायर करता है कि हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो करें। अक्रूवल मतलब आगे जाके देखते हैं। फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को हमारा डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है जी। एंड इन दोनों एस्पेक्ट्स को डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड कर देते हैं। अगर एक चीज़ हमारे बिजनेस से कम हो रही है तो हमारे एक चीज़ बढ़ भी तो रही है। उन दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स हमारे टू फोल्ड एस्पेक्ट्स को, एक डेबिट में एंड दूसरा क्रेडिट में, प्रॉपरली डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है। एंड येस, एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरिस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि हम डेबिट कर रहे हैं 100 से एंड हमारा क्रेडिट हो रहा है 120 से। ऐसा डिफरेंसेस अलाउड नहीं है यार, अलाउड नहीं है। अगर आप डेबिट 100 से कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट भी 100 से ही करना पड़ेगा, या तो आपकी अकाउंटिंग में दिक्कत है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एरर प्रूफ। नाउ दिस इज एन एरर प्रूफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है मतलब जरूर से आपसे कुछ गलती हुई होगी। ठीक है जी। नाउ डबल एंट्री सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस, क्योंकि आप सारे के सारे पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ऑल द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। यहाँ पर दिस इंश्योर्स एरिथमेटिक एक्यूरेसी, बिकॉज आप अगर डेबिट 100 का कर रहे हैं आपको क्रेडिट भी 100 का ही करना है। दिस इंश्योर्स एरिथमेटिक एक्यूरेसी। एरर्स कैन बी प्रॉपरली चेक्ड एंड रेक्टिफाइड। आपके एरर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। सारे के सारे रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स की अमाउंट्स आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकता है। ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग में चीज़ हेल्प करते हैं आपको, आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड द सिकनेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट एंड हाउ टू हेल्प इट अकॉर्डिंगली। हमने देखा गवर्नमेंट हमारी काफ़ी सारे बार बिजनेसेस एंड बड़े बिजनेस हाउसेस को आके हेल्प करते हैं। ये चीज़ के लिए उनको चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि वो और सर्टन कर पाएँ कि बिजनेस कितना ज़्यादा बीमार है, उनको किस हद तक हेल्प की ज़रूरत है। हमारे सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हेल्प कर देता है। नाउ लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, या देखो सारे के सारे टाइप ऑफ एरर्स नहीं बताता। मतलब अगर समझो मैंने मिताली को 1000 रुपये कैश में पे किए, तो मिताली डेबिट टू कैश 1000, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। लेकिन समझो एक्सीडेंटली मैंने क्या एंट्री पास कर दी, मिताली तो कैश कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने 10,000 कर दिया, गलती से ही 0 ज़्यादा डाल दिया। लेकिन क्या मेरे बिजनेस ऑफ अकाउंट्स टैली होंगे? लेकिन क्या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली होंगे? अजी बिल्कुल होंगे, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट तो इक्वल अमाउंट का है। टू मिताली टू कैश भी मैंने सही किया है, मेरे अकाउंट्स टैली तो हो जाएंगे। लेकिन क्या अमाउंट्स करेक्ट है? नहीं, 9000 की मिसस्टेटमेंट है। हमारे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें सारे के सारे एरर्स नहीं दिखाता। हमारे जितने भी बिजनेस में सारे के सारे एरर्स अकाउंटिंग में हो सकते हैं, वो हमें नहीं दिखते। अगर आप सारे के सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो, इट इज़ कॉस्टली।
हाँ, यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस चीज़ करके प्रिपेयर होती है विच ऑल्सो डज नॉट डिस्क्लोज सर्टन टाइप्स ऑफ एरर्स, विच डज नॉट डिस्क्लोज सर्टन टाइप्स ऑफ एरर्स। ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कैसे टाइप के एरर्स हमारा ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। नाउ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हमारा अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन जब इनकर हुई है तभी ही आपको रिकॉर्ड करनी है, वेदर और नॉट आपने उसको पे कर दिया या नहीं। यानी कि अगर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 मैंने किसी पर्सन से सर्विसेज ली 10,000 की, लेकिन मैंने उनको पेमेंट कब की 24-25 में, 2 साल बाद मैंने उनको पैसे दिए, लेकिन रिकॉर्ड ये ट्रांजैक्शन 22-23 में ही होगी जब मैंने ये चीज़ें एक्चुअली सर्विसेज अवेल करी थी एंड नॉट इन 24-25। दिस इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट हमें बोलता है रिकग्नाइज द लॉसेस इमीडिएटली। अगर आपका कोई नुकसान है तो उसको इमीडिएटली रिकग्नाइज कर दो, लेकिन अगर कोई आपका गेन है, कोई आपको बेनिफिट है, उसको तब तक रिकग्नाइज मत करना जब तक वो बेनिफिट मिलना गारंटीड ना हो जाए। कारण कंजर्वेटिज्म एक सिंपल चीज़ बोलता है, स्टे सेफ। अगर आपको कोई लॉस दिखता है उसको इमीडिएटली रिकग्नाइज कर दो, लेकिन अगर आपको एक गेन, एक प्रॉफिट दिखता है उसको इमीडिएटली रिकग्नाइज मत करना। कंसिस्टेंसी, अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। इकोनॉमिक एंटिटी मतलब एक बिजनेस का ओनर एंड एक बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो एक ओनर के अलग बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे एंड बिजनेस के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट को मर्ज मत करना। हम ऐसा सोच के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं कि एक बिजनेस एक कंसिडरेबल फोर्सिएबल बिजनेस फ्यूचर के लिए एग्जिस्ट करने वाला है। हम ये नहीं सोचते हैं कि बिजनेस आगे जाके बंद होगा, लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं कि आगे जाके बिजनेस बंद होने वाला है तो हम लिक्विडेशन अकाउंटिंग करते हैं। हम नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं, उससे हटकर लिक्विडेशन अकाउंटिंग करते हैं। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी बेस्ड ऑन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। समझो हमारे टाटा 7300 करोड़ का प्रॉफिट में है एंड इनको 5000 की फाइन लग जाती है। क्या ये चीज़ अमाउंट मटीरियल है? यार देखो 7300 करोड़ में 9 जीरो आते हैं एंड 5000 की अमाउंट किसी भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एक छोटी अमाउंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस अमाउंट से। मटीरियलिटी एक सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता है एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र के डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट भरती है, दैट इज मटीरियल इन्फॉर्मेशन। अगर 300 करोड़ में से अगर 100 करोड़ की कोई पेनल्टी लगा देती है सेबी, क्या ये अमाउंट मटीरियल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इवन इफ आर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 7300 करोड़, 100 करोड़ तो फिर भी बहुत बड़ी अमाउंट है। मटीरियलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपको और मुझे फ़र्क पड़ाती है, हो सकता है कि मिस्टर अंबानी को कोई फ़र्क ना पड़े, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए शायद 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा भी एक बड़ा अमाउंट होता होगा, लेकिन मिस्टर अंबानी एंड उनकी फैमिली तो 10-20 हज़ार रुपये कहीं पर भी उड़ा दें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब मटीरियलिटी सिंपल भाषा में कहता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एक यूज़र के डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट डाले, दैट इज मटीरियल इन नेचर। मैचिंग कॉन्सेप्ट, the expenses relating to the revenue should be recognized in the same period in which the revenue is recorded। अगर आपने कोई रेवेन्यू कमाने के लिए कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है, दोनों को एक सिंगल पीरियड में इंकर करने की वजह से आपको उसी पीरियड में उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप उसे डेफर नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट हमने पॉइंट नंबर 1 में अक्रूवल के बेस पे पढ़ा था कि एक ट्रांजैक्शन जब आपने इनकर करी है आपको उसे तभी के तभी ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप उसे डेफर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आप उससे आगे जाकर पे कर रहे हैं। तो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब हम आते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमारे अकाउंट्स के ऊपर। या देखो इसे पढ़ाने का एक ये तो तरीका है ही है, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सिंपल तरीके से अगर मैं आपको इसे सेम चीज़ को पढ़ाना चाहूँ, यार देखो एक बिजनेस करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए। एक बिजनेस चालू करूँगा, पहले तो मैं कैपिटल लाऊंगा अपना, कैपिटल से मैं एसेट्स खड़े करूंगा एंड मेरे पास होंगी लाइबिलिटीज। ये 3 चीज़ें ही तो होती है एक बिजनेस में, यही तो 3 चीज़ें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड हमारे कैपिटल में जो चीज़ ऐड होती है वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है जी, चलो वो भी 2 लिख देता हूँ, इनकम एंड 5th इज एक्सपेंसेस। ये 2 चीज़ें हमारा P&L बना देती हैं। यानी कि हमारे टोटल अकाउंट्स में देखेंगे ये 5 ही चीज़ें, यानी कि अगर मैं देखूं मेरे सारे के सारे बैलेंस शीट एंड P&L में ये मोटा मोटा 5 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होता है, लाइबिलिटी होती है, और एसेट साइड में तो एसेट्स होते हैं। P&L के हमारे डेबिट साइड में होते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में होती है इनकम। ठीक है जी।
अब देखते हैं हमारे कुछ अकाउंटिंग के रूल्स कि हमको कब क्या चीज़ डेबिट में डालनी है एंड कब क्या चीज़ क्रेडिट में डालनी है। जितने भी हमारे अदर देन कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना एंड इन रूल्स को जितना आप जल्दी से जल्दी याद कर सकें, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग दिस सब्जेक्ट। देखो हमारे लगने वाले रूल्स काफ़ी सिमिलर है। देख मतलब अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डेबिट करते हैं, एंड कोई भी टाइप का एसेट अगर कम हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। एसेट्स आते हैं हमारे हमारे बैलेंस शीट के राइट साइड में, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड हमारी कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आती है उल्टे साइड में। एंड बिकॉज ये उल्टे साइड आते हैं, इनके रूल्स उल्टे हो जाते हैं। अगर हमारा कैपिटल बढ़ रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, एंड हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर कम हो रहे हैं तो हम डेबिट कर देते हैं। अगर हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वी डेबिट द ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर हमारी लाइबिलिटीज या कैपिटल बढ़ रहा है तो वी क्रेडिट द ट्रांजैक्शन, हम उतने अमाउंट को क्रेडिट में डाल देते हैं। अगर मेरा एसेट 1000 रुपये से कम हो रहा है तो मैं 1000 रुपये से उस एसेट को क्रेडिट करूँगा। ठीक है जी। इनकम एक्सपेंसेस में क्या भैया, देखो एक्सपेंसेस हमारे कहाँ आते हैं, P&L के लेफ्ट साइड में, यानी कि हमारे P&L के डेबिट साइड में, एंड इनकम कहाँ आती है, P&L के क्रेडिट साइड में। हमने अभी कुछ अरे पूरा जस्ट 1 सेकेंड। एक्सपेंसेस आते हैं हमारे P&L के डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस के लिए लगने वाला रूल हमारे एक्सपेंसेस, देखो यार एक बुरी चीज़ है, एक्सपेंसेस एक बुरी चीज़ है। एक्सपेंसेस जैसे होते हैं हमारा एक्सपेंसेस का डेबिट साइड बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस हमारे P&L के डेबिट साइड में आ जाते हैं एंड वो बढ़ जाते हैं। इसके लिए जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, एंड अगर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं हम उन एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। इनके ऊपर लगने वाला रूल हमारे एसेट्स का ही सिमिलर है। इनके ऊपर लगने वाला रूल हमारा एसेट्स का ही सिमिलर है। जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, एंड जब हमारी इनकम कम हो जाती है हम अपने इनकम को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखोगे जो बैलेंस शीट में के जो 3 एलिमेंट है इनके रूल में आप देखो, आप सिर्फ एसेट याद रखोगे, आपको लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के लिए सिर्फ इसका उल्टा करना है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दूं मैं। अगर हमारे एसेट बढ़ रहे हैं तो विल डेबिट, अदरवाइज विल क्रेडिट। अगर हमारा कैपिटल या लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो वी विल क्रेडिट, अदरवाइज वी विल डेबिट। ठीक है जी। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो वी विल क्रेडिट, इनकम कम हो रही है तो वी विल डेबिट, इनकम अगर कम हो रही है तो वी विल डेबिट। लेकिन इसका कंप्लीटली उल्टा, अगर आपके एसेट्स जैसा ही हमारे एक्सपेंसेस का हाल है, एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो वी विल डेबिट, एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो वी विल क्रेडिट। मॉड्यूल में इस चीज़ को बहुत ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से पर्सनल, रियल, नॉमिनल करके बता रखा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को ऐसे याद रखेंगे, आपको काफ़ी ईजी होगा, आपको काफ़ी ईजीली ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं एकदम शॉर्ट में रिवाइज करवाना चाहूँ, अगर हमारे एसेट्स आर इंक्रीजिंग तो वी विल डेबिट, इफ द एसेट्स आर फॉलिंग वी विल क्रेडिट, इफ द लाइबिलिटीज और कैपिटल इज इंक्रीजिंग वी विल क्रेडिट, इफ इट इज़ फॉलिंग वी विल डेबिट। हम डेबिट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल को तब करेंगे जब लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कम हो रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो वी विल क्रेडिट, एंड अगर इनकम कम हो रही है तो वी विल डेबिट। एक्सपेंसेस का एकदम उल्टा, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो कर दो क्रेडिट। यही चीज़ को यहाँ पर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के हिसाब से समझा रखा है। पर्सनल मतलब सारे के सारे पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स। आप किसी पर्सन यानी कि सुरेश, मुकेश, रमेश, रानी, किसी भी अकाउंट को अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है तो उसे पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे पेएबल अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि रानी सैलरी पेएबल, क्या ये एक पर्सनल अकाउंट है? बिल्कुल है, बिकॉज ये एक पर्सन से रिलेट करता है। रानी सैलरी अकाउंट मिस रानी को पेएबल होता है, तो दीज अकाउंट्स आर ऑल्सो पर्सनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मतलब सारे के सारे एसेट रिलेटेड अकाउंट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट्स मतलब हमारे एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट्स। ना उसके कुछ रूल्स हमने जो अभी यहाँ पर ऐसे पढ़ा, इन्हीं चीज़ों को हमारे मॉड्यूल में कुछ रूल्स के हिसाब से समझा रखा है। हम एक्सपेंसेस की बात करें, सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। यानी कि अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, कम हो रहे हैं तो इनकम एंड गेन्स क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, कम हो रहे हैं यानी कि इनकम एंड गेन्स है तो कर दो क्रेडिट। मतलब हमने जो यहाँ पर सरल भाषा में समझा था मॉड्यूल में, उसी चीज़ को पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के कैटेगरी में डालकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ाया हुआ है। आई रिकमेंड कि आप इन चीज़ों को ऐसे ही पढ़िए।
चलो जी ठीक है। नाउ हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहला इट इज़ कॉल्ड एज जर्नल। जर्नल हमारा ऐसे बनता है, पहले हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं कि हम सारे के सारे जिन अकाउंट्स को हम डेबिट एंड क्रेडिट करने वाले वो यहाँ लिखते हैं। वाउचर नंबर लिखते हैं, लेजर फोलियो, यानी कि जर्नल के बाद जब हम इन ट्रांजैक्शंस को लेजर में डालते हैं उसका फोलियो नंबर इज कॉल्ड एज द लेजर फोलियो नंबर। जितनी डेबिट की अमाउंट होती है जितनी क्रेडिट की अमाउंट होती है। एंड ये तो चीज़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने अमाउंट से हम डेबिट कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे ताकि एक ट्रांजैक्शन मैच हो जाए। ठीक है जी। एंड जर्नल के वही एडवांटेजेस जो हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ रखे थे। ठीक है जी। हमारे जर्नल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है हमारा कैश डे बुक। जर्नल की जितनी भी एंट्रीज है जो कैश में होती है, कैश मतलब इट कैन बी कैश, बैंक और कैश इक्विवेलेंट्स, डजंट मैटर। अगर कैश का कंपोनेंट इंक्लूडेड है तो उसको कैश बुक में इंक्लूड कर देंगे। परचेजेस, सेल्स में परचेज एंड सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, परचेज बुक में सारी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी, क्योंकि अगर कैश में मैं परचेज कर रहा हूँ तो वो तो कैश बुक में आ जाएगा। अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ फॉर कैश, वो तो कैश बुक में आ जाएगा। परचेज एंड सेल्स के जो इन डे बुक्स में सिर्फ ऐसी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होगी जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर कैश इन्वॉल्व है वो तो कैश बुक में आ जाएंगी। उसके बाद वही रिटर्न्स इनवर्ड एंड रिटर्न्स आउटवर्ड। अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं या सेल्स रिटर्न करते हैं, उनकी कोई रिटर्न्स बुक बनती है। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, यानी कि आपको कितने लोगों को पे करना बाकी है एंड कितने लोगों से पैसे रिसीव करना बाकी है, उसकी अलग बुक बनती है। लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है वो तो सिर्फ कैश बुक में ही आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पे, कैश बुक। कैश बुक में देखो सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर मैं किसी को कैश में चीज़ सेल कर रहा हूँ, इफ़ आई एम सेलिंग समथिंग इन कैश, वो हमारे कैश बुक में आता है, हमारे सेल्स जर्नल में नहीं आता है। सेल्स जर्नल में तो तब आएगा ना जब क्रेडिट में हो रहा है, कैश बुक में आ रहा है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैश। ठीक है जी। हमारे कैश बुक के काफ़ी टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, मल्टी कॉलम एंड पेटी कैश बुक। ठीक है जी, देखते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक होता है कॉलम हमारे कैश का, एक होता है कॉलम हमारे कैश का। हमारा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड तो जैसे हमारा पीएनएल बनता है वैसा ही सिमिलर होता है, पहले डेट, पर्टिकुलर्स, हमारे लेजर फोलियो नंबर, फिर कैश, ये होता है हमारा डेबिट साइड। यही सेम चीज़ यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड। तो डबल कॉलम में क्या आता है, कैश के साथ साथ हमारा डिस्काउंट अलाउड भी आता है, कैश के साथ साथ हमारा डिस्काउंट अलाउड भी आता है। लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है, ये हमारा कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम ट्रेड डिस्काउंट को तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते। डबल कॉलम कैश बुक, हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही डिफरेंस है, हमारा डिस्काउंट अलाउड का कॉलम। नाउ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है जी, इसमें हम सिर्फ कैश इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पर कैश अलॉन्ग विद बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड, ये बनता है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मल्टीपल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें इसके अलावा भी कोई और कॉलम्स इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। एंड पेटी कैश बुक मतलब हमारे छोटे मोटे खर्चों की कैश बुक। कैश बुक देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कैश बुक को आप ऐसे ही ऐसे छेड़ नहीं कर सकते। कैश बुक में सारे के सारे पैसों के आने या जाने की डिटेल्स होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बुक है, इसके लिए आप इसको ऐसे ही ऐसे छेड़ नहीं सकते हो। इसके लिए एक पेटी कैश बुक जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, जो आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश बुक होता है। ठीक है जी, चलो वो भी समझ गए। हमारा डे बुक्स, जिसके अंदर सारे के सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो इंक्लूड होते हैं। सेम, इनका भी फॉर्मेट एकदम सेम है। डेट, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द सप्लायर। परचेज के डे बुक्स में जिनसे मैं परचेज कर रहा हूँ वो कौन है, वो मेरे सप्लायर्स हैं जिनसे मैं कोई भी गुड्स परचेज कर रहा हूँ। हमारा लेजर फोलियो अमाउंट तो सेम है, यहाँ पर हम बस इनवॉइस रेफरेंस डाल देंगे कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट हमने परचेज किए हैं, उनका रेफरेंस डाल देंगे। एंड रिमार्क्स, अगर कोई बिजनेस ओनर कोई रिमार्क्स देना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। एंड सेल्स डे बुक एकदम सेम, डेट आ गई, फिर हमारे सप्लायर नहीं, हमारे कस्टमर की डिटेल्स आ जाएगी, फिर हमारा एम्प्लॉय रेफरेंस, हमारा लेजर फोलियो, अमाउंट एंड रिमार्क्स। फिर आते हैं हमारे रिटर्न इनवर्ड्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। या देखो इन बुक्स को जनरली बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि इनमें परचेज रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा है। एक सिंपल लॉजिक समझो, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब मेरे को रिटर्न अंदर आ रहा है मेरे बिजनेस की तरफ, द गुड्स आर कमिंग इनवर्ड्स, मतलब कब होगा, मैंने जब गुड्स बाहर बेचा रहेगा उनमें से वापस आ रहा होगा, तभी तो इनवर्ड्स होगा। ठीक है जी। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न की बुक्स, मैंने किसी को बाहर गुड्स भेजा, पहले मैंने आउटवर्ड सप्लाई करा एंड उसके बाद मुझे उन्होंने वापस गुड्स मेरे इनवर्ड में भेज दिए, उनको वो गुड्स नहीं चाहिए थे, तो दीज आर सेल्स रिटर्न के बुक्स। रिटर्न आउटवर्ड इसका एकदम उल्टा, मैंने गुड्स पहले परचेस करे, इनवर्ड आने दिए, फिर मेरे को गुड्स पसंद नहीं आए तो मैंने उनको रिटर्न बैक विथ थैंक्स कर दिया एंड बोला अपने गुड्स अपने पास रखो।
रिटर्न आउटवर्ड। इनका फॉर्मेट एकदम सेम होता है जैसा हमने ऊपर देखा। पहले डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गए, डेबिट नोट एंड आउटवर्ड इनवॉइस का नंबर। इनका फॉर्मेट भी एकदम सेम होता है। पहले डेट, पर्टिकुलर्स, हमारे इनवॉइस का नंबर, लेजर फोलियो, इसकी पूरी डिटेल्स कि क्यों हमको हमारे कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, इसका टोटल एंड कोई रिमार्क्स अगर हमारा बिजनेस ओनर डालना चाहे तो। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट का नंबर, लेजर फोलियो, इसकी कोई डिटेल्स, टोटल एंड रिमार्क्स अगर कोई बिजनेस ओनर डालना चाहे तो। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, जो कि हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पढ़ते हैं, उनके पार्टीज के बीच में ये बनाए जाते हैं। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल में एंड बिल्स पेएबल में इंक्लूड होने वाले सारे पर्टिकुलर्स काफ़ी सेम है। पहले नंबर ऑफ बिल्स, फिर डेट, उसके बाद टू हुम वर दे गिवन, ड्रॉअर, पे, नेम ऑफ पेएबल, डेट, टर्म, कभी ड्यू हो रहा है, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ पर भी सब कुछ सेम। ये हमने कुछ टाइप्स के हमने सब्सिडरी बुक्स देखे। पहला वॉज रिटर्न इनवर्ड, सेकेंड वॉज रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। नाउ कमिंग टू लेजर। यार देखो, लेजर ना हमारा टी शेप्ड में होता है। टी शेप्ड में होता है मतलब यहाँ आता है डेबिट, यहाँ आता है क्रेडिट। ठीक है जी। अगर आप डेबिट में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप टू लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक या टू एनी XYZ अकाउंट, डजेंट मैटर। एंड अगर आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो आप बाय लिखेंगे। ठीक है जी, हमको ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में कैसे क्या चीज़ें लिखनी है, इसी रूल के हिसाब से जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी। कहाँ गया? हाँ, ये जो हमने पढ़ा था, इसी के बेसिस पे हमें वहाँ सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। पहले हमने जर्नल देखा, उसके बाद हमने सारे के सारे टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स देखे। अभी हम लेजर देख रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा वो रूल मेंशन्ड है जो हमने अलग से पढ़ा है। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको लिख दो डेबिट साइड में, अगर डिक्रीज इन एसेट है तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दो। लायबिलिटीज़ के लिए उल्टा, अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड में लिखो, एंड अगर डिक्रीज है तो डेबिट साइड में लिख दो। अजी ठीक है। लेकिन हमारे कैपिटल में एंड लायबिलिटीज़ का लगने वाला रूल एकदम सेम है, इसके लिए मैंने आपको साथ में पढ़ा दिया था। लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस एंड इनकम और गेन, ये हमारे P&L के आइटम्स। इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। एंड एक्सपेंसेस के लिए उल्टा, एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दो, एंड एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो। यहाँ पर वही चीज़ों को साथ साथ में मेंशन्ड है। हमारे एसेट्स के पास हमेशा ही एक डेबिट बैलेंस होना चाहिए, लायबिलिटीज़ के पास एक क्रेडिट, एंड हमारे कैपिटल के पास हमेशा ही एक क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, एंड इनकम एंड गेन अकाउंट का हमेशा ही एक क्रेडिट बैलेंस होगा। ये चीज़ें हमको लेजर बना के ही समझेंगी, जिसे हम चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कैरिंग फॉरवर्ड एंड क्लोजिंग एंट्रीज को फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। लेजर देखो कई प्रकार के होते हैं। हमारे पर्सनल लेजर्स, हमारे इम्पर्सनल लेजर्स। ठीक है जी, ये तो हमने पढ़ रखे हैं। ओके भाई। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स बन जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को फाइनल अकाउंट्स बनाने के पहले एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने सारी चीज़ें सही बनाई है, एक ट्रायल बैलेंस करके चीज़ बनती है। जो हम आगे जाके बनाएंगे भी आगे आने वाले चैप्टर्स में, उनकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है। अ ट्रायल बैलेंस इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट और अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। एक लिस्ट है सारे के सारे लेजर अकाउंट्स की, मतलब इसमें लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस आते हैं। अजी बिल्कुल आते हैं। एक चीज़ मेरे को सोच के बताना, अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट बनाए हैं तो क्या हमारे लेजर अकाउंट्स के जब हम बैलेंसेस की लिस्ट बनाते हैं, क्या उसका टोटल इक्वल होना चाहिए? सोच के बताना। अरे बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जब हम जर्नल एंट्रीज में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों को इक्वल करते हैं तो टोटल तो दोनों के इक्वल ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब हमसे कोई मिस्टेक हुई है। इसके लिए ट्रायल बैलेंस को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एरिथमेटिक एक्यूरेसी भी बोलते हैं, कि सारे के सारे अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट को टोटल कर दें तो अगर दोनों साइड्स मैच हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा अगर हम देखें तो एरिथमेटिकली बुक्स करेक्ट है। ये सिर्फ एक लिस्ट होती है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं है। एक ट्रायल बैलेंस एक P&L या एक बैलेंस शीट का काम नहीं करता। एक ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक लिस्ट है सारे के सारे लेजर अकाउंट बैलेंसेस की। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देखो, जितने भी सारे के सारे डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स होते हैं उनको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। एंड अगर किसी बैलेंस अकाउंट का बैलेंस नील है तो हम उसे नहीं लिखते। ठीक है। फिर ये करने का पर्पस क्या है? एरिथमेटिक एक्यूरेसी देखना। ठीक है जी। हम सारे के सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को असर्टन कर लेते हैं। ये करने के बाद ही तो हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बना पाएंगे।
हम अपने फाइनल अकाउंट्स कब बना पाएंगे, जब हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है जी, कर लिया। चलो, दिस इज एन एविडेंस कि यार देखो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ है, क्योंकि अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एंड अगर वो मैच हो रहा है, मतलब इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट तो है, हम डबल एंट्री सिस्टम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, हमारे बुक्स एरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं। दीज आर वन ऑफ द फ्यू पर्पजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जर्नल जैसा ही होता है। पहले सीरियल नंबर आता है, किसी अकाउंट का नेम आ जाता है, हमारे लेजर फोलियो, फिर यहाँ डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 प्रकार होते हैं, एक ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट एंड कंपाउंड मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड हम आगे वाले चैप्टर में प्रॉपरली कवर करने वाले, यहाँ बस थियरी दी हुई है। इसके लिए यहाँ पर मैं इन प्रॉपर मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने के बदले इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आप बस इसके फॉर्मेट को याद रखिए एंड 3 मेथड्स हैं हमारे, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस एंड कंपाउंड मेथड वाला ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, अब हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स देखो नॉर्मली किसी भी बिजनेस के क्या बनते हैं, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमको जीपी आता है, यानी कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट के बाद हमें क्या आता है, एनपी आता है, हमारा नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल इज फॉर द पीरियड एंड हमारा बैलेंस शीट इज एज एट अ पर्टिकुलर डेट, एज एट अ पर्टिकुलर डेट। लेकिन हाँ, अगर कोई एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जा सकता है। मतलब मैं जितने भी रॉ मटेरियल्स मंगाता हूँ, मैं उनको वर्क इन प्रोग्रेस करके फिनिश गुड्स बनाकर बेच देता हूँ। इनके अकाउंट्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिटेल्स होती है जो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना पड़ता है, जो कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है जी, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जो हमको जीपी निकालने में हेल्प करे, पीएनएल मतलब जो हमको नेट प्रॉफिट निकालने में हेल्प करे, एंड बैलेंस शीट ऐसा ट्रांजैक्शन होता है दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक डेट। हमारे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट हमको हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाते हैं फॉर द पीरियड। एक ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग एंड सेलिंग की डिटेल्स होती है, जिससे हम जीपी निकाल लेते हैं। पीएनएल अकाउंट में हमारे नेट प्रॉफिट की डिटेल्स होती है, जहाँ पर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम को भी एड लेस कर देते हैं। चलो ठीक है, बट दैट इज फॉर अ पीरियड, लेकिन हमारा बैलेंस शीट इज एट अ स्पेसिफिक डेट। तो यस पीपल, दिस एंड्स आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ CAFM का सिलेबस। मुझे अब आपसे 2 चीज़ों की एक्सपेक्टेशन है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने स्कैनर में से या PYQs में से अभी के अभी सॉल्व करके ख़त्म कर दो। इस चैप्टर को एक बार मॉड्यूल में से रीड कर लो। सारी चीज़ें मॉड्यूल की तो मैंने पढ़वाई दी है, फटाफट से रीड करके ख़त्म करके आज ही इस चैप्टर को ख़त्म कर दो। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर कम्प्लीटली थियरी चैप्टर्स। ठीक है, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा दिल देखो, हमारा जो CA एंड FM है उसको मैं साथ में लेके जाऊँ। अगर आप बोलोगे कि पहले CA ख़त्म करो उसके बाद FM पे आओ, आई एम फाइन विद दैट ऑल्सो। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, पहले मुझे CA ख़त्म करना चाहिए फिर FM चालू करूँ, या मैं पैरेलली, जैसा मेरा मन है कि मैं पैरेलली CA एंड FM दोनों के सिलेबस के चैप्टर्स डालता रहूँ। लगभग 19 चैप्टर हैं, जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या चाहिए। ऐसे ही सारे के सारे सिलेबस का रिवीजन इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, रिवीजन पसंद आया हो, एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलियो। अगर दिल से पसंद आई हो, अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी एस्पिरेंट दोस्त को शेयर करना भी ना भूलियो। दिस इज जश केसवानी, योर होस्ट, योर रैंकर दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 3 CACS जश केसवानी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो वेरी मच।